बिहार के लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था, यहाँ के छात्रों और नौजवानों को किस तरीके से पीटा जाता था, यहाँ के मजदूरों को कैसे भगाया जाता है। पाप धोने के लिए अगर आए थे यहाँ पर आदित्य ठाकरे, तो पटना के एयरपोर्ट पर उतरते के साथ बिहार के तमाम वो नौजवान और छात्र और मजदूरों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी। शिवसेना का मुख्य पत्र सामना में लेख निकला और बिहार के उस समय मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और इनको लफंदर नाम से संबोधित किया गया। पद की लालसा तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर इतना हावी हो गई कि उनको अपने पिता के अपमान भी अब जो है वो कहीं ना कहीं रिवार्ड जैसा दिखता होगा। दो युवा नेता जरूर हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर गठबंधन बनाने की मंशा रखते हैं तो ये अपने मंशा में कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता से आग्रह है, खबरदार रहें ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से जो एक तरफ तो A to Z की बात करती है और दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाता। द बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे और हमारे साथ हैं पूर्व लोजपा रामविलास के प्रवक्ता रह चुके हैं, राजनीति के विशेष जानकार हैं। ये तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। आज हम इनसे जुड़ेंगे। कल बिहार की राजनीति में खलबली मची, आदित्य ठाकरे पहुंचे हुए थे, शिवसेना के युवा नेता हैं, युवा सम्राट हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत किया जा रहा है क्या? ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल पर्यटन था। ये एक लोभ से आदित्य ठाकरे बिहार की धरती पर कदम रखे। देखिए वहाँ पर बीएमसी का चुनाव होना है और बीएमसी के चुनाव में कहा जाता है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो 17% हैं। और कहीं ना कहीं जो पूर्व में आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैसे बाला साहेब ठाकरे का एक वर्चस्व महाराष्ट्र में रहा है और बिहार के लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था, यहाँ के छात्रों और नौजवानों को किस तरीके से पीटा जाता था, यहाँ के मजदूरों को कैसे भगाया जाता है। एक समय वहाँ पर साउथ के लोगों के लिए एक आंदोलन चला था, उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी। उसके बाद बिहारियों पर शिवसेना और मनसे के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार हमला करते रहे। एक घटना याद आती है कि बीएसटी के बस में इन्हीं सब अत्याचार से तंग आकर एक राज नाम का युवक था, वह हाथ में हथियार लेकर और घुस गया था। प्रशासन के द्वारा उसका इनकाउंटर कर दिया गया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं रत्नेश जी, लेकिन वो एक पीड़ा थी जो पूर्वांचल के लोगों के मन में घर कर गई है। वहीं से एक शब्द जन्म लेता है, निजात होता है, इजात होता है, क्षमा कीजिएगा, जो भैया जी, महाराष्ट्र से ही वो शब्द निकला था, भैया जी। तो आप समझ लीजिए कि वो पार्टी जो बिहारियों को बराबर अपमानित करती रही, एक समय में शिवसेना का मुख्य पत्र सामना में लेख निकला और बिहार के उस समय मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और इनको लफंदर नाम से संबोधित किया गया। ये सब चीज तेजस्वी प्रसाद यादव जी भूल गए हैं क्या? ये पाप धोने के लिए अगर आए थे यहां पर आदित्य ठाकरे, तो पटना के एयरपोर्ट पर उतरते के साथ बिहार के तमाम वो नौजवान और छात्र और मजदूरों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी कि इनके पूर्वजों ने जो गलती की उसके लिए यह शर्मिंदा हैं। लेकिन चूंकि स्वार्थ, माननीय प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कैसे एक गठबंधन को बनाया जाए और बीएमसी के चुनाव में किस तरीके से जीता जाए, यही मंशा लेकर ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास आए थे
और जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया तो आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव दोनों ने कहा ये पुरानी बात है, कहाँ कब्र से आप निकाल रहे हैं। तो कैसे कोई भी समाज अपने इतिहास से अगर नहीं सीखेगा तो वर्तमान उसको बहुत कष्ट देता है। तो इतिहास में जो शिवसेना ने पाप किए हैं रत्नेश जी, उसके लिए उसको क्षमा मांगनी चाहिए बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता से। जिस तरीके से लालू यादव पर टिप्पणी की गई, तेजस्वी यादव उन्हीं के वंशजों से मुलाकात कर रहे हैं, बिहारियों पे अत्याचार हुआ, वो सब क्या दिमाग में तेजस्वी यादव के नहीं आया? सिर्फ वो क्या चाहते हैं कि अब आरजेडी का झंडा मुंबई में भी लहरेगा? देखिए, बिहार में जो विकास का पहिया रुका हुआ है रत्नेश जी, जो व्यक्ति विपक्ष में रहकर मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री बोलता हो, वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए किस तरीके से मौन रह जाता हो, ये हम लोग पिछले 6 महीना में देखे हैं। तो पद की लालसा तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर इतना हावी हो गई कि उनको अपने पिता के अपमान भी अब जो है वो कहीं ना कहीं रिवार्ड जैसा दिखता होगा। तो अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता और खास करके अभी उपचुनाव होना है कुर्नी में, वहाँ की भी जनता को बताना चाहिए कि ऐसा क्या आदित्य ठाकरे ने उनको बताया कि पर्यावरण पे बात होगी, विकास पे बात होगी। कौन से विकास? आपके पिताजी भी बिहार में थे, कल कारखाने तो बंद हो गए, तो यहाँ से जो युवा वर्ग थे और मजदूर थे वो तो पलायन करके महाराष्ट्र और कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर घूम रहे हैं। पलायन तो रुका नहीं ना। तो अब तो वहाँ पर लोग मारते पीटते हैं। इस पर स्पष्टीकरण तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना चाहिए। बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला नहीं है। ये 2 युवा नेता जरूर हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर गठबंधन बनाने की मंशा रखते हैं तो ये अपने मंशा में कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अभी वो बांट लें, बिहार के लिए कुछ करें जिससे बिहार से बाहर जाकर बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस हों, वो काम तो करें। अच्छा, ये फर्जी की अब बात कर रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी की तरफ से नियुक्ति पत्र बिहार में बांटा गया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे सीख करके बांट रहे हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ फर्जी नियुक्ति पत्र नहीं बांटते हैं। वहाँ हर एक विभाग में जो वैकेंसी निकल रही है, जिसका एग्जाम हो रहा है, जैसे ही वो सिलेक्शन हो जा रहा है ट्रेनिंग के बाद उनको नियुक्ति पत्र वो विभाग दे रहा है। इनके तरह ढिंढोरा नहीं पीट रहा है कि 8 महीना 6 महीना तक कोई सैलरी उठाए और उसको फिर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ऐसी किसी भी मंशा को प्रदर्शित नहीं करती है। जिस तरीके से बिहार सरकार इवेंट करके बताती है कि हम ये नियुक्ति दिए हैं, तो 3 महीना में कहाँ से ये नौकरी दे दिए। ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सोचना पड़ेगा कि अभी यंग लीडर हैं, इस तरीके से झूठ की बुनियाद पर अगर बिहार में राजनीति करेंगे तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। ये अपने आप को जो आदित्य ठाकरे और तेजस्वी प्रसाद यादव लंबी रेस का घोड़ा कह रहे हैं, तो जातीय समीकरण जो बैठा के जात पात के नेता हैं ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा कभी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न से वहीं ईडब्ल्यूएस वाली बात कि जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, इसका फिर से करने के लिए, संशोधन करने के लिए कांग्रेस गई हुई है, आज क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की मंशा झलकती है। जब संसद में ईडब्ल्यूएस पर सर्वसम्मति से एक विधेयक आ गया कि 10% आरक्षण सवर्ण समाज को भी मिलेगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने, क्षमा कीजिएगा, जब एक मत होकर उसमें कुछ विचार भिन्न थे, फैसला आ गया, तो कोई कारण नहीं बनता है कि आप पुनर्विचार याचिका लगाइए। अगर आप लगाए हैं तो बैक डोर से कहीं ना कहीं आप किसी समाज को या किसी जाति को
खुश करना चाहते हैं। तो महागठबंधन यह स्पष्ट रूप से बार बार संकेत दे रही है कि यह स्वर्ण समाज के खिलाफ में है। A to Z का जो इनका नारा है यह छलावा है और कहीं दूर दूर तक नहीं इनके विजन में सवर्ण समाज है। ये सवर्ण समाज को ना अपने मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं, ना अपने संगठन में देखना चाहते हैं और ना भविष्य में बिहार की राजनीति में देखना चाहते हैं। तो बिहार की जनता से आग्रह है कि खबरदार रहें ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से जो एक तरफ तो A to Z की बात करती है और दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाते हैं। तो तमाम मुद्दों पर आपने सुना किस तरीके से चंदन जी ने बेबाकी से अपना राय रखा, चाहे EWS का मुद्दा हो, चाहे कुर्नी में हो रहे उपचुनाव पर किस तरीके से जातीय समीकरण बना और किसकी जीत होगी। साथ ही साथ कल जो राज ठाकरे के पुत्र थे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पुत्र, माफ़ कीजिएगा, वो पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से जो समीकरण बना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की। हमारी चर्चा कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।